भाई आपको समझ में आया कि ये किरण रिजिजू साहब को क्यों हटाया गया है, किस लिए हटाया गया है? देखिए आशुतोष, इस वक्त तो सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती है कि उन्हें क्यों हटाया गया है, लेकिन जिस तरह से हटाया गया है वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि सवेरे जल्दी ही एक नोटिफिकेशन आया राष्ट्रपति भवन से कि भाई प्रधानमंत्री ने इनका किरण रिजिजू का तबादला कर दिया है और उनको एक नई मिनिस्ट्री अर्थ साइंसेज में भेज दिया गया है और उनकी जगह अर्जुन मेघवाल को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज लॉ एंड जस्टिस का दे दिया गया है। अब इसमें कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि इनका जो डिमोशन है, पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो डिमोशन है, ये क्यों हुआ है। तो अटकलें ये लगाई जा रही है कि पिछले 8 या 9 महीने से किरण रिजिजू का जो रन इन हो रहा है जुडिशरी के साथ, वो बहुत बढ़ता जा रहा था और इनफैक्ट न सिर्फ बढ़ रहा था बल्कि जो रिमार्क्स वो दे रहे थे इंटरव्यूज में और अपने और कोई रिमार्क्स जो थे वो बड़े कॉस्टिक थे और उससे ये जाहिर हो रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे हमला कर रहे हैं और स्पेशली जो कोलिजियम सिस्टम अपॉइंटमेंट्स का है जजेस का, उस पे हमला किया जा रहा है। तो यहाँ तक परिस्थिति ये आ गई थी कि नवंबर 2022 में जस्टिस कौल जो है, जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को कहा कि आप अपने जो गवर्नमेंट में लोग हैं उनको कहिए कि भाई थोड़ी सभ्य तरीके से बात करें चीज़ों के बारे में। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है कोलिजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट से तो भारत सरकार उस पर कानून ला सकती है, लेकिन कोई अनर्गल स्टेटमेंट्स पब्लिक डोमेन में ना दे। उसके अलावा फिर हमने जनवरी और फरवरी में देखा कि किरण रिजिजू और उनके साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी जुड़ गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को अटैक करना शुरू किया। अब पॉलिटिकली अगर हम इसको एग्जामिन करें तो कुल मिला के अब 300 दिन रह गए हैं, 300 से भी कम दिन रह गए अगले चुनावों के लिए, बहुत कम समय रह गया है। तो शायद भारत सरकार के मन में ये मंशा आई हो, शायद, मुझे नहीं पता है, कि इस क्रूशल फेज में जो लास्ट 300 डेज हैं इलेक्शन से पहले, उस क्रूशल फेज में वो कोई और फ्रेश रन इन नहीं चाहते जुडिशरी के साथ, क्योंकि जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़े सेंसिटिव मामले एडजुडिकेशन के लिए जाते हैं और सरकार शायद इस वक्त ये नहीं चाहती है कि इन मामलों में कोई एडवर्स फाइंडिंग दे सुप्रीम कोर्ट। पिछले साल अपन देखिए कि जस्ट लोकसभा चुनाव से पहले राफेल डील का जजमेंट आया था। अगर इस बार भी कुछ ऐसा हो जाता है, उस वक्त तो भारत सरकार के फेवर में जजमेंट आया था, लेकिन अगर इसी तरह कोई और मुद्दा अब उठ जाए और एग्जैक्टली चुनाव से पहले अगर कोई एडवर्स जजमेंट आएगा तो उसका पॉलिटिकल रेपरकशंस होगा। तो मुझे ये लगता है कि भारत सरकार की शायद ये मंशा रही हो कि इस पॉइंट इन टाइम पे अब हमारी जो अटैक्स है जुडिशरी पे वो खत्म हो जानी चाहिए, जिससे कि एक मैसेज जाए कि हम जुडिशरी के खिलाफ नहीं हैं। बट अशोक, एक सवाल और आपसे, मैं उसके बाद में जो हमारे साथ वकील है, वरिष्ठ वकील है, उनके पास में जाना चाहूंगा कि इसके पहले रविशंकर प्रसाद को भी इसी तरीके से अब्रप्टली हटा दिया गया, जबकि रविशंकर प्रसाद बड़े वकील माने जाते थे, थोड़ा समझ के टिप्पणियां भी करते थे, लेकिन किरण रिजिजू जैसे एक जूनियर व्यक्ति को, और मैं जूनियर ही कहूंगा, जूनियर व्यक्ति को अगर वो लॉ मिनिस्ट्री जैसा महत्वपूर्ण पद मिलता है और वो इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, तो ये मान के चलिए कि उसके पीछे सरकार की पूरी माइट थी, वो अपने से नहीं बोल रहे थे वो। तो क्या किरण रिजिजू ने वो लक्ष्मण रेखा लांघ दी, या अगर लांघी तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और अगर वो सरकार के कहने पर या किसी बड़े नेता के कहने, बड़े पद पर किसी व्यक्ति के कहने पर अगर बोल रहे थे, तो फिर उनको ये सजा क्यों दी गई कि उनको हटा के एक बहुत ही अननोन सा पद दे दिया गया? देखिए आशुतोष जी, जो आप कह रहे हैं कि किरण पॉलिटिकली भी काफी यंग है, जूनियर है, लेकिन जब इनको ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का कार्यभार दिया गया था तो नेचुरली कोई एजेंडा के तहत दिया गया था। पॉसिबली सरकार का उस वक्त एजेंडा ये रहा हो कि जुडिशरी को अटैक किया जाए, एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाए
कि जो जुडिशरी एज अ फाइनल इंस्टीट्यूशन है वो भी काफ़ी वीक है और वो डेमोक्रेटिकली बिहेव नहीं कर रही है। तो नेचुरली जो किरण रिजिजू ने पिछले साल भर में हमले किए जुडिशरी पे, वो एक सुनियोजित योजना के तहत किए गए होंगे, क्योंकि कोई भी जूनियर मिनिस्टर इस तरह का, अगर मैं यूज कर सकता हूँ ये वर्ड, की पंगा सुप्रीम कोर्ट से या हायर जुडिशरी से नहीं लेता है। जहां तक लक्ष्मण रेखा के लांघने की सवाल है, हो सकता है कि किरण रिजिजू अपनी सीमाएं लांघ गए हों, वो भूल गए हों कि भाई सुप्रीम कोर्ट जजेस पे अटैक आप किस लिमिट तक कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस संजय किशन कौल, उन्होंने ओपन कोर्ट में दो मर्तबा कहा, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है उनसे, कि भाई आप अपने मंत्रियों को समझाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को समझाएं कि क्या कर रहे हैं वो। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है जजेस के अपॉइंटमेंट सिस्टम पे या जिस तरह से जजेस काम करते हैं, तो भारत सरकार एक नया कानून लाए और फिर देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। तो हो सकता है कि जजेस ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की हो भारत सरकार को कि भाई जो आपका कानून मंत्री हैं वो सीमा लांघ रहे हैं। एक और सवाल आपसे, उसके बाद फिर मैं दिनेश जी और राकेश जी के पास जाता हूं। वो सवाल इस बात को लेकर है, क्या यह महज इत्तेफाक है कि पिछले हफ्ते एक ही दिन में दो फैसले आए, दोनों सरकार के खिलाफ गए, महाराष्ट्र को लेकर और साथ ही साथ जिस तरीके की टिप्पणियां थी, जो फैसले हुए थे, और दूसरा एक तरीके से दिल्ली सरकार को लेकर जो फैसले थे, और उसके बाद कर्नाटक चुनाव हार। क्या ये तीनों चीजों को जोड़कर देखना कहीं बाल की खाल निकालने जैसा है, या इसका कोई लेना देना है? देखिए, ये जो डेवलपमेंट्स है, जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, उनको तो मैं एक्सीडेंट कहूंगा, क्योंकि इस तरह से कोई जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट इस तरह सोच के फैसले नहीं देता है। उनका काम बड़ा लिमिटेड है कि कानून को एग्जामिन करना, उसको इंटरप्रेट करना और उसके बेसिस के ऊपर अपने फैसले सुनाना। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, वो पिक्यूलियर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत भारत से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, 5 जजेस की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की थी। पांचों जजेस एक मत में थे कि जो हुआ वो गलत था, जो महाराष्ट्र गवर्नर ने किया वो गलत था। दिल्ली सर्विसेज की बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में आर्टिकल 239AA के इंटरप्रिटेशन की बात थी, और जो 239AA है उसको इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म, उससे जोड़ के देखा। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो आइडिया है कि जो सर्विसेज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के कंट्रोल करते हैं वो फेडरलिज्म के कोर को हिट करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस चीज को केंद्र सरकार या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी पोजीशन के खिलाफ जजमेंट दिया। कर्नाटक का चुनाव तो जैसे आप जानते हैं कि नेचुरली पीपल्स मैंडेट है, पीपल जो वोटर्स हैं वो किसी भी तरफ वोट कर सकते थे, और इस बार नेचुरली कांग्रेस का पलड़ा भारी था, इसलिए वो चुनाव जीत गए। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।